वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आयुष कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्शन अड्डा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। और वो टॉपिक क्या है वो आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है साउंड और वेव। साउंड एंड वेव यानी कि ध्वनि और तरंगे। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में भी ध्वनि के बारे में पढ़ा होगा, तरंग के भी बारे में पढ़ा होगा, 12th में भी ध्वनि के बारे में और तरंग के बारे में आप लोगों को पढ़ने को जरूर मिला होगा अगर आप साइंस से पढ़े होंगे तब। लेकिन आज एक हम लोग उसका नया अंदाज देखेंगे, नया रूप देखेंगे, जिसको हम लोग जनरल साइंस के रूप में लाएंगे। और जनरल कंपटीशन यानी जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर में जो ये ध्वनि यानी कि साउंड होता क्या है। तो दोस्तों, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ध्वनि का संचार हो रहा है। ध्वनि का संचार हो रहा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि ध्वनि का माध्यम क्या होता है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ध्वनि का माध्यम क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्वनि का जो होता है 3 माध्यम होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ध्वनि के 3 माध्यम होती हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य और एक होता है गैस। और अगर आपसे कोई पूछे कि ध्वनि क्या है तो आप लोग बोल सकते हैं कि ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ध्वनि तो आप लोग जान गए कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? ऊर्जा को कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ध्वनि कहते हैं। ऊर्जा का ही एक रूप क्या होता है? ध्वनि होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड की उत्पत्ति कैसे होती है। साउंड की उत्पत्ति, साउंड की उत्पत्ति, ये हमारा टॉपिक है कि साउंड की जो उत्पत्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है। साउंड की जो उत्पत्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है। हम लोग आज का टॉपिक क्या है पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा। साउंड एंड वेव। साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में आप लोगों को बता दिया। ध्वनि जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है। दूसरा चीज हम लोग को जो पढ़ना है वो है साउंड की उत्पत्ति किस माध्यम से होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साउंड की जो उत्पत्ति होती है वो वेव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। साउंड की उत्पत्ति तरंग के माध्यम से उत्पन्न होती है, यानी कि साउंड की उत्पत्ति तरंग के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मान लीजिए हम लोग एक तालाब ले लिए। एक तालाब है, आप लोग सोच रहे होंगे कि तरंग के माध्यम से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो यही मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ये एक मान लीजिए छोटा सा एक क्या है? पॉन्ड है, यानी कि तालाब है। ठीक है, और तालाब में जो है पानी भरा हुआ है। बचपन में आप लोग इस काम को जरूर किए होंगे। नदी या तालाब में हम लोग क्या करते थे पहले, छोटे छोटे जब थे तो एक छोटा सा इकड़ा, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं इकड़ा, या फिर एक कोई छोटा सा पत्थर ले लेते थे और उसको ऐसे घींच के एकदम तिरछे मारते थे। ऐसे ऐसे एकदम घींच के इसको नचाते थे हम लोग। तो जब हम लोग मारते थे ना तो पानी के ऊपर लगभग कितना 3 या 4 बार में स्लिप करके ऐसे ऐसे करके जाता था। तो जब वो जाता था ना तो जहां पे लगता था वहां से क्या होता था? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, झिलमिलाहट टाइप का उत्पन्न होता था। और वो छोटे से होते 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 पूरा पसर के बड़ा हो जाता था। तो वो जो गोलाकार होता है शांत पानी में, ये जो क्रिया हुआ है वो शांत पानी में, यानी कि पानी में कोई बहाव नहीं हो रहा, पानी एकदम शांत है, वहीं पे हो सकता है। जो आप लोग पत्थर डालिएगा तो बीच में से क्या होगा? गोला 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 करके धीरे धीरे छोटा से लेके बड़ा होता जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग भी बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग कंपन भी बोलते हैं। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ध्वनि का,
कि ध्वनि जो होती है किस माध्यम, ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, तरंग के माध्यम से होती है। यही सबसे बड़ा आपके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस का हिंदी क्या होता है, हलचल होता है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कि जब ध्वनि में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, किसके वजह से, वेव के वजह से। जब किसी भी प्रकार के ध्वनि में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए वेव की मदद से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाया हूंगा। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव। ध्वनि तो आप लोग जान गए कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो फिर से मैं आप लोग बता दूं कि ध्वनि जो है वो ऊर्जा का एक रूप होता है, और जो होते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तरंग यानी कि वेव के माध्यम से होती है। और वेव में क्या होता है, एक हलचल पैदा होता है, तब जाकर हम लोग को जो क्या होता है, ध्वनि सुनाई देता है। जब तक किसी चीज में हलचल पैदा नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी ध्वनि, किसी प्रकार की ध्वनि दिखाई सुनाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेव। वेव के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, यहां पे वेव्स लिख देते हैं। ठीक है ना, यहां हो जाएगा तरंगों के प्रकार। तो हम लोग तरंगों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को काम करता हूं, इसको लिखता नहीं हूं, मैं इसको एक कॉलम के द्वारा दर्शा देता हूं। तो तरंगों के लगभग मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, वेव को जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, चुंबकीय तरंग। ठीक है, तीसरा जो होता है मेटर वेव। क्या होता है दोस्तों, मेटर वेव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यात्मक तरंग। ठीक है, तो खास करके इसमें इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इस 2 टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहता है। मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा जो होता है मेटर वेव, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यात्मक तरंग। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, जो तरंगे माध्यम में चलती है। इसका डिफाइन करेंगे यानी डिफिनेशन हम लिखेंगे, इसका हो जाएगा जो माध्यम में चलती है। ठीक है, तो इसका माध्यम क्या होता है, आप सभी को पता है कि तरंग का या फिर ध्वनि का माध्यम कौन कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठीक है, उसके बाद से विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इस तरंग को आने जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं, जिसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जिसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो इसका जो है एग्जांपल में क्या हो जाएगा, पराबैंगनी। याद कीजिए मैंने उस दिन परावर्तन जब प्रकाश पढ़ा रहा था उसमें मैंने पराबैंगनी का भी जिक्र किया था। और एक और होता है, इसको बोलते हैं औरक।
ध्यान है आप लोगों को, पराबैंगनी यानी बैगनी से ऊपर, पराबैंगनी, और लाल से नीचे और रक्त, ठीक है। और तीसरा जिसको द्रव्यात्मक तरंग होता है, तो इसको नहीं लिया जाता है, इसका कोई मतलब मेन परिभाषा नहीं होता है, लेकिन ये जो है किसमें चलता है, किस माध्यम में चलता है, इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम में चलेगा, प्रोटॉन के माध्यम में चलेगा और न्यूट्रॉन के माध्यम में चलेगा, ठीक है। तो ये जो है वेव क्या होगा, तीनों प्रकार हो गया, तीनों प्रकार का परिभाषा हो गया, और कौन सा वेव किस माध्यम में चलता है ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। थोड़ा सा बोर्ड को साफ करिए जाए। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत तक बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसका ही मैं जिक्र इसी वीडियो में करूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को छोड़े नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक जो है एकदम बताते चलूंगा, ठीक है। प्रकार में पहला आता है लॉन्गिट्यूड वेव। आप लोग इंग्लिश सुन के घबराइएगा मत, आप लोगों को मैं इंग्लिश में बताऊंगा। सॉरी गलती हो गया, यहां पर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। क्या बोलते हैं, इसका तो आप नाम सुने होंगे ना, अनुदैर्घ्य। चलिए तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि आखिर में अनुदैर्घ्य तरंग होती क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग, इसके बारे में जो है आप लोग 10th क्लास में भी जरूर पढ़े हैं, और 12th में तो पढ़े ही पढ़े। तो आप लोग बताइए कि आखिर में जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूं। अनुदैर्घ्य तरंग उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं और आप जो है सुन रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। यानी कि मेरी जो आवाज है, मेरी जो ध्वनि है, मेरी आवाज है, आपके कानों तक पहुंच रही है। वो क्यों पहुंच रही है, क्योंकि मेरा जो ध्वनि है वो आगे पीछे हो रहा है। क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे कैसे हो रहा है, ये देखिए, मेरा जो ध्वनि है इस प्रकार से कुछ गमन कर रहा है, ठीक। कहने का अर्थ यह है कि ये वाला इसको ऊर्जा दे रहा है, ये इसको ऊर्जा दे रहा है, ये इसको ऊर्जा दे रहा है, यानी कि ऊर्जा देते 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 फिर आपके सामने जा रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, तो अगर मेरे पीछे कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको जो है मेरा आवाज है जो है वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगा, या फिर मेरा साइड में बैठा हो या फिर इस साइड बैठा हो तो उसको थोड़ा सा स्पष्ट सुनाई देगा, लेकिन स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगा। लेकिन आप अगर मेरे सामने मतलब बैठे हैं या फिर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा जो है आवाज आपसे सीधे क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी थोड़ा सा पीछे घूमूंगा ना तो थोड़ा सा आवाज मेरा डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन अगर मैं अभी आपसे सामने से बोल रहा हूं तो मेरा आवाज जो है, जितना आवाज मेरा निकल रहा है उतना ही आपको सुनाई देगा। यानी कि जो है सेम डायरेक्शन में जो है आगे पीछे होता जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सभी लोग समझ गए होंगे। एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग, और इसको जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सटा के कैसे खोलिए, फिर इसको जो है थोड़ा सा आगे लेके जाइए, फिर इसको ऐसे थोड़ा सा फैला दीजिए, फिर इसको लेकर जाइए, फिर जो है इसको फिर सटा दीजिए, और फिर इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, स्प्रिंग दबा दिया गया है। क्या किया गया है, दबा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको दबाना बोलते हैं उसको बोलते हैं संपीड़न, संपीड़न, ठीक है। और जिसको बढ़ा दिया गया है उसको बोलते हैं विरलन। क्या बोलते हैं,
विगलन। ठीक है, अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अनुदैर्घ्य तरंग का संचार किस माध्यम में होता है, यानी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर संचार की जरूरत। तो अनुदैर्घ्य तरंग का जो होता है संचार वो हवा के माध्यम से होता है, और उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भूकंपीय तरंग। जब भूकंप उत्पन्न होता है उसमें जो कंपन होता है, उसमें जो तरंगें निकलती है वो अनुदैर्घ्य तरंग ही कहलाती है। यानी भूकंपीय तरंग को भी एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंग जो है वो क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, या फिर हवा में जो ध्वनि सुनाई देती है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसवर्स वेव। क्या नाम है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, सोचिए जरा। ट्रांसवर्स वेव पहला तो हम पढ़ लिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिसको अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ये भी जो है आप लोग पढ़े जरूर होंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। तो इसकी जो तरंगे होती है ना वो जो है चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। इसकी जो तरंग होती है, ये जो तरंग होती है, ये जब अपनी दिशा की तरफ चलती है तो लंबवत कंपन करते हुए जाती है। ध्यान से सुनिएगा कि जब ये तरंगे अपने दिशा में चलती है तो लंबवत कंपन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। देखते हैं एक चित्र के माध्यम से कि आखिर ये जो है लंबवत रूप से कैसे चलती है। ठीक है, ये जो है मान लीजिए कि उसका कोई माध्यम है, यहां से ये स्टार्ट हुआ, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे आती है। ठीक है, और यही जो है आपका लंबवत। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत। आप लोग देख रहे हैं कि जब अपने दिशा से चल रही है तो क्या हो रही है, लंबवत उठ जा रही है। ठीक है ना, इसी प्रकार से तरंग चलती है, यानी कि ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और बीच में देखिए सेम मतलब सेम इसका जो है क्या बोलते हैं, साइज रहता है, ऊपर नीचे कंपन करते हुए क्या चलती है। ठीक है ना, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए लाइट वेव, प्रकाश तरंगे। प्रकाश की जो तरंगे होती है ना इसी के माध्यम से होती है, अनुप्रस्थ। तो आपसे क्वेश्चन एक बार शायद आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार पुलिस के कंठस्थ तो मुझे याद नहीं है, उसमें पूछा गया था कि प्रकाश तरंग जो है किस माध्यम में चलती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। किस तरंग के माध्यम से चलती है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। और एक बात चीज और, इसके पहले वाला जो हमने बताया था वो जो होता है ठोस और गैस तीनों में संचार होती है, लेकिन ये क्या होता है, केवल जो है ठोस में ही और द्रव्य में ही क्या होता है, ये संचार होता है, लेकिन गैस में नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं वेवलेंथ। क्या पढ़ने वाले हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ का नाम सुने हैं, नहीं सुने होंगे, सुने तो जरूर होंगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वेवलेंथ को जो क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंग। सॉरी, गलती से लिखा है। वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। चलिए आप लोग परिभाषा दीजिए कि तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं। चलिए नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूं कि दो क्रमागत श्रृंग और ग्रंथों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी कि अभी मैंने आप लोग बताया श्रृंग और ग्रंथ,
ये जो श्रिंग होता है ना, यही वाला। चलिए फिर से दूसरा एग्जांपल क्या नहीं जरूरत है, मैं इसी एग्जांपल में समझाता हूं। यानी कि दो तरंग, यानी कि एक श्रिंग और एक गरम, इस दोनों के बीच के विस्थापन के अंतर को, इन दोनों के बीच के विस्थापन और दूरी के अंतर को ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और विस्थापन कैसे होता है? मान लीजिए कि ये इस दिशा में चल रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये जो होगा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे करके इसका विस्थापन होगा। फिर नीचे भी उसका ऐसे ऐसे करके क्या होगा? विस्थापन होगा। तो इसी के बीच की दूरी जो होता है, ये वाला जो बीच की दूरी होता है और इसके ऊपर का जो विस्थापन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? एम्पलीट्यूड। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? एम्पलीट्यूड। ये सारा चीज तो है बाबू ध्वनि में ही आता है, और ये जो चीज है ना, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें, इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको इग्नोर करते हैं तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाले, मेरे वीडियो के लिए समय निकाले। अच्छा लगता है तो देखें, पसंद आता है तो देखें, समझ में आता है तो देखें, और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हो रहा है या फिर क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो आप लोग भूलें ही मत। थोड़ा सा कम अभी आ रहा है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी सारे जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, तो वो लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख सके। ठीक है। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होना है एम्पलीट्यूड। क्या? एम्पलीट्यूड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। इसका भी जो तरंग होता है वो ऐसे ही कुछ चलता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बना के फिर ऐसे। ठीक है। इसको परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी कण का उसकी माध्यम में स्थिति से अधिकतम विस्थापन कण का आयाम कहलाता है। यानी कि किसी कण का उसी माध्यम की स्थिति से, यानी किसी कण का जो है, ये मान लीजिए कण है, यानी कि तरंग है लेकिन कण है, तो उसी के माध्यम से अधिकतम विस्थापन, यानी जितना ये विस्थापन करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जो सूत्र है, एक दो बार पूछा है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? y बराबर a sin ओमेगा टी। ये w नहीं है बाबू, इसको फिजिक्स के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। तो y बराबर a sin ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद से जो अगला टॉपिक है हमारा वो होने वाला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो लगभग आशा करता हूं कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी एफएम में भी फ्रीक्वेंसी होता है, और एफएम रेडियो वगैरह जो हो गया, मोबाइल हो गया हम लोग का, यानी कि हर चीज में जो होता है जहां से साउंड उत्पन्न होता है उसमें फ्रीक्वेंसी रहता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को हिंदी में? आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि प्रति सेकंड, आप लोग नोट करना चलिएगा कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को, यानी प्रति सेकंड जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और इसका जो है फॉर्मूला होता है n बराबर 1/t। And many times repeats in this question in all type of examination। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है n बराबर 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी की, ये many times repeats in this question all type examination, यानी कि हर प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है लगभग 99% बार आया है। इसलिए ये जो है आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लगभग ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड। ठीक है ना। टाइम पीरियड तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब तो समझ ही रहे होंगे,
गति जब आप लोग पढ़े होंगे 8 में ही पढ़े थे, 9th में ही पढ़े थे और 10th में ही पढ़े थे, तो उसमें एक आवर्त गति होता था। इसमें क्या होता था? जिसमें गति क्या होती थी? बराबर होती थी। ठीक है ना? चलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? टाइम पीरियड। क्या? टाइम पीरियड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। तो आवर्त काल को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका परिभाषा क्या होता है कि किसी कण द्वारा एक कंपन करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। क्या? कि किसी कण द्वारा एक कंपन करने में लगा समय को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। यानी किसी कण द्वारा किसी समय में लगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, किसी कण द्वारा एक कंपन करने में लगा समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, यानी कि आवर्त काल बोलते हैं। इसके साथ जो है आपका जो है टॉपिक खत्म हो गया आज का। और इसके बाद से जो है हम लोग अगले वीडियो में ध्वनि के बारे में और भी ज्यादा जानकारी करेंगे कि ध्वनि की जो होती है, पानी में तीव्रता कितने प्रति सेकंड होती है, हवा में कितना प्रति सेकंड होता है, और भी बहुत सारे चीज जानेंगे। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही काफी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई टॉपिक हमसे छूट गया होगा तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जवाब कर सकते हैं और इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि हर बच्चे को ये वीडियो मिल सके। चलिए, धन्यवाद।